हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका 12th का सिलेबस। ठीक है ना। 12th आरबीएससी जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और 12th आरबीएससी की सबसे पहली यूनिट जो है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है ना, उसे हम स्टडी कर रहे हैं या उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान में रखें, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पादप भ्राणिकी जिसको अपन कहते हैं, उसके अंदर पहला चैप्टर आपका आ जाता है यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या आ जाता है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब देखें कि ये जो पूरा पोर्शन है आपका रिप्रोडक्शन वाला, एक तरीके से मैं यूं कह दूं कि 11th में आपने जो एंजियोस्पर्म पढ़ा था और वहां मैंने जो आपको पूरी एक लाइफ साइकिल बताई थी जिसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद जो पीढ़ियां हैं वो अल्टरनेट फॉर्म में चलती रहती हैं, जिसको अपन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं। तो वही चीजें वापस यहां पर आ रही हैं। तो पहली यूनिट है आपकी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की, जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। अब देखिए यहां पर कि रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म के अंदर सबसे पहला वर्ड आ जाता है आपका रिप्रोडक्शन। उसका मतलब समझ लीजिए। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, यहां पर हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की, और रिप्रोडक्शन का मतलब हो जाता है यहां पर जनन। जनन किसे कहते हैं? तो जनन से अभिप्राय जनक द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना है ना। संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सामान्यतः हम बात करें कि भाई जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। और देखें जनन के प्रकार में कि जनन कितने प्रकार का है। यहां पर दो प्रकार का रिप्रोडक्शन आपको एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, सारे जीवों के अंदर। तो देखें, एक आ जाता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, और दूसरा आ जाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच में डिफरेंस क्या है? कौन से ऐसे इवेंट या घटनाएं हैं जो अलैंगिक जनन में होती है तो लैंगिक में नहीं, और लैंगिक में होती है तो अलैंगिक में नहीं? इस प्रकार के बिंदुओं को यहां पर अपन स्टडी कर रहे हैं। तो देखें कि सबसे पहला पॉइंट तो यहां पर आ जाता है कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक होता है। यहां पर हमेशा आपको क्या मिलेगा? अलैंगिक जनन में एक जनक द्वारा संतति उत्पन्न होती है ना। लेकिन यहां एक, या फिर आप कह सकते हैं दो विपरीत लिंग युक्त जनक, या तो एक होगा तो वो बाइसेक्सुअल होगा, द्विलिंगी होगा, और दो अलग अलग हैं तो वो दोनों अलग अलग एक समान लिंग के नहीं हो सकते हैं। यानी दोनों मेल नहीं हो सकते, दोनों फीमेल नहीं होंगे, बल्कि एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा, एक नर होगा तो दूसरा मादा होगा। तो एक या दो विपरीत लिंग युक्त जनकों की उपस्थिति में अगर जनन होता है तो उसे आप लैंगिक जनन में इंक्लूड करते हैं, और यहां पर केवल और केवल एक ही जनक होगा। दूसरा हम यहां पर बात करें तो गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस को हम कहते हैं युग्मक जनन। क्या कहते हैं?
युग्मक जनन, और युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण। युग्मक जनन से अभिप्राय क्या है? युग्मकों का निर्माण। ये जो गैमेटोजेनेसिस है ये यहाँ पर प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, उपस्थित भी हो सकता है, अनुपस्थित भी हो सकता है। लेकिन ध्यान में रखें लैंगिक जनन के अंदर हमेशा गैमेटोजेनेसिस, लैंगिक जनन जो है वो सदैव क्या होगा? उपस्थित होगा। विदाउट गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन की अनुपस्थिति में कभी भी लैंगिक जनन संभव नहीं है। तीसरी बात करें, अगर युग्मकों का निर्माण हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन भी आपको बताना पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान में रखें फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन, और निषेचन से अभिप्राय है यहां पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, युग्मकों का संलयन। अब देखिए युग्मकों का संलयन या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको हमेशा क्या मिलेगी? ऑलवेज एब्सेंट, हमेशा अनुपस्थित मिलेगी। कभी भी अलैंगिक जनन के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। लेकिन हम यहीं पर बात कर लें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ध्यान में रखना है फर्टिलाइजेशन क्या मिलेगा? प्रेजेंट मिलेगा। अब फर्टिलाइजेशन है तो आपको ध्यान में रखना है इसका रिजल्ट यानी जायगोट, तो यहां पर आपको जायगोट कभी नहीं मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जायगोट एब्सेंट होता है, युग्मनज अनुपस्थित होता है। लेकिन अगर सेक्सुअल की बात करें तो यहां पर युग्मनज या फिर जो जायगोट है आपका, ये जायगोट हमेशा क्या मिलेगा? प्रेजेंट मिलेगा। अलैंगिक जनन के अंदर कभी मियोसिस नहीं होता है, मियोसिस एब्सेंट, अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित। जबकि यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको मियोसिस हमेशा क्या मिलेगा? प्रेजेंट मिलेगा, उपस्थित मिलेगा। अगर मियोसिस एब्सेंट है तो आप याद कीजिए सेल डिवीजन को, जहां हमने स्टडी किया था मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट का फर्दर एक इवेंट जिसे अपन कहते हैं पैकाइटिन स्टेज। पैकाइटिन स्टेज में होने वाली प्रक्रिया क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं? वेरिएशन या विभिन्नता उत्पन्न करने के लिए। तो अगर यहां पर मियोसिस ही नहीं है तो क्या यहां पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगी? ध्यान में रखें वेरिएशन यानी विभिन्नता यहां पर आपको क्या मिलेंगी? एब्सेंट मिलेंगी। और लैंगिक जनन के अंदर आपको वेरिएशन प्रेजेंट मिलेंगी, वेरिएशन उपस्थित मिलेंगी। और इन्हीं वेरिएशन के आधार पर आप बताते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाली संतति आपस में वह जनक से कैसी होती हैं? भिन्न होती है। कारण मियोसिस की उपस्थिति और वेरिएशन की उपस्थिति। तो उत्पन्न होने वाली जो संततियां हैं वो आपस में भी क्या होंगी? अलग अलग होंगी, और जनक से भी क्या होंगी? अलग होगी। इसका एक अपवाद भी मैंने आपको बता रखा है, याद हो तो, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जिन्हें आइडेंटिकल ट्विंस या एक युग्मजी यमज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका अपवाद है, ध्यान में रखें। इसका अपवाद क्या है? एक्सेप्शन आप ध्यान में रखें क्या है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस, है ना। मोनोजाइगोटिक ट्विंस उसके क्या है? अपवाद है। और यहां पर देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाली जो संतति है वह जनक के समान होती है। कैसी होती है? जनक से हूबहू समान होती है। इसीलिए हम इन संततियों को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। नॉर्मली बनने वाली संततियां क्लोन, और अगर मैं कहूं माइक्रो प्रोपगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन, ये पॉइंट ध्यान में रखना, इसी चैप्टर में आगे आने वाला है।
इसी पोर्शन में आगे आने वाला है ना। माइक्रो प्रोपगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर पादप उत्तक संवर्धन की एक टेक्निक है जिसमें पादप के एक टुकड़े को लेकर कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में संवर्धन माध्यम में उगाया जाता है और बनने वाले सारे जितने भी पादप हैं वो बिल्कुल अपने जनक पादप के समान होते हैं। उन पादपों को वहां पर सोमा क्लोन कहते हैं। तो ये दो टर्म्स आपकी यहां पर क्लियर हो जाती हैं। एक आप ध्यान में रखें क्लोन और दूसरी आपको ध्यान में रखनी है सोमा क्लोन। तो हमने अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, हमने अभी खाली एक शब्द का मतलब समझा है, रिप्रोडक्शन। चैप्टर तो क्या है हमारा, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म तक पहुंचे नहीं है। एंजियोस्पर्म की बात तो अब करेंगे हम। अब हम बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में, है ना। तो रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में। तो देखें, एंजियोस्पर्म को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो। एक आ जाता है आपका एंजियो और दूसरा आ जाता है स्पर्मा या स्पर्म, ठीक है ना। तो ध्यान में रखें, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड या फिर आप कह सकते हैं इसको आवृत। आवृत का मतलब होता है ढका हुआ या आवरण युक्त, है ना। और सीड का मतलब यहां पर आ जाता है बीज, यानी ऐसे पादप जिनके बीजों पर आवरण पाया जाता है उन्हें हम किस में रखते हैं, आवृत बीजों में रखते हैं। तो ध्यान में रखें, आवरण युक्त बीज रखने वाले पादप क्या कहलाते हैं, आवृत बीजी पादप कहलाते हैं। इन्हें फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पीय पादप के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अब देखिए, इसका एक स्पेसिफिक या इसका एक विशिष्ट लक्षण है जिसको सबसे पहले आरबीएससी के अंदर बताया हुआ है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आवृत बीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया होती है और जो पीढ़ी एकांतरण है, यह पीढ़ी एकांतरण दो पीढ़ियों के मध्य होता है। एक पीढ़ी होती है आपकी स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद और दूसरी पीढ़ी होती है आपकी गैमेटोफाइट या फिर आप इसको कह सकते हैं युग्मकोद्भिद। तो बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद पीढ़ी का लगातार क्या चलता रहता है, एकांतर रूप में चक्रण चलता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण के नाम से जानते हैं। देखें पीढ़ी एकांतरण के बारे में क्या क्या पॉइंट्स यहां पर हैं। तो इनिशियली हम बिल्कुल बेसिक लेवल में कुछ पॉइंट्स को ही यहां स्टडी कर रहे हैं, लास्ट में पीढ़ी एकांतरण को डिटेल से स्टडी किया जाएगा फर्दर। देखें, स्पोरोफाइट की बात करें, अगर हम बीजाणुद्भिद की बात करें तो देखें बीजाणुद्भिद जो है वो एक डोमिनेंट यानी प्रभावी, लॉन्ग लिव्ड यानी दीर्घजीवी और वेल डेवलप्ड यानी सुविकसित अवस्था है। कौन सी पीढ़ी है, किस प्रकार की पीढ़ी, किस प्रकार की अवस्था है, प्रभावी है, दीर्घजीवी है, सुविकसित है। साथ में आप कह सकते हैं स्पोरोफाइट यहां पर एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है और डिप्लॉयड होने के साथ साथ ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है, स्वपोषी होता है। एवं यह जो स्पोरोफाइट है यह तीन भागों में विभेदित होता है, रूट, स्टेम और लीव्स, जड़, तना और पत्तियों के अंदर विभेदित होता है। अगर हम बात करते हैं यहां पर गैमेटोफाइट जनरेशन की, तो गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो अप्रभावी होती है, अल्पजीवी होती है और अपहासित प्रकार की होती है। एवं साथ में इसकी गुणिता और प्लॉइडी की बात करें तो कैसी होती हैं, ये होती हैं हैप्लॉइड। अब क्या होता है, स्पोरोफाइट के ऊपर डेवलप कौन होते हैं, गैमेटोफाइट। इट मींस गैमेटोफाइट जो है वो किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, स्पोरोफाइट के ऊपर निर्भर रहते हैं और इन्हीं गैमेटोफाइट से फर्दर किसका फॉर्मेशन, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन। तो इस तरीके से एक पादप के संपूर्ण जीवन काल में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच में एकांतरण चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण। नेक्स्ट हम यहां पर बात कर लेते हैं कि अब
रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, तो आवृतबीजी पादपों में आपको जो रिप्रोडक्शन मिलता है वो कितने तरह का, 2 तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एक आ जाता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आ जाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आवृतबीजी पादपों में जनन के प्रकार, तो कितने प्रकार का जनन, 2 प्रकार का जनन आपको देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन, और दूसरा आ जाता है लैंगिक जनन। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर किसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लैंगिक जनन के बारे में। तो ये जो पहला चैप्टर है इसमें पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। इस पूरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एक फ्लो चार्ट में डाल देते हैं ताकि रिवाइज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इन स्टेप्स को या इन पॉइंट्स को याद रखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका मैं एक चार्ट बना देता हूं, समझते जाएं साथ साथ में और देखते जाएं आप कि हम यहां पर सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। आवृतबीजी पादपों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। तो देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप आ जाते हैं, 2 टाइप आपके यहां पर आ जाते हैं अलैंगिक जनन में। कौन कौन से, पहला प्रकार आ जाता है आपका यहां पर एगैमोस्पर्मी। क्या आ जाता है, एगैमोस्पर्मी। अभी हम खाली चार्ट बना रहे हैं, इसको डिटेल से स्टडी नहीं, एक एक स्टेप्स को फर्दर स्टडी करेंगे, केवल चार्ट देखें आप। एगैमोस्पर्मी, एगैमोस्पर्मी का मतलब होता है अनिषेक बीजता, है ना, हिंदी में कहते हैं इसे अनिषेक बीजता, यानी निषेचन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होना। दूसरी विधि यहां पर अलैंगिक जनन की है जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक प्रवर्धन आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, कायिक प्रवर्धन कह सकते हैं। तो 2 विधियां अलैंगिक जनन की आवृतबीजों में कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। एक क्या है, एगैमोस्पर्मी, और दूसरी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये 2 प्रकार का होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को फर्दर आप कितने में, 2 टाइप्स में यहां पर कैटेगराइज कर सकते हैं। एक आ जाता है आपका नेचुरल, या आप कह सकते हैं इसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा आ जाता है आपका आर्टिफिशियल, यानी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। एक आ जाता है नेचुरल और दूसरा आ जाता है आर्टिफिशियल। जो नेचुरल या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कितनी विधियों के माध्यम से होता है, तो यहां पर देखें प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो है वो 4 अलग अलग मेथड के थ्रू होता है। पहला आपका आ जाता है बाय रूट, जड़ों द्वारा। दूसरा आ जाता है बाय स्टेम, तनों द्वारा।